आदित्य और इंस्पेक्टर साहब ने लैपटॉप में देखा कि वो आदमी बेहोश होते ही सड़क पर गिर गया और सामने से आती एक ऑटो उस आदमी को देखकर रुक गई। ऑटो ड्राइवर दौड़ते हुए उस आदमी के पास आया। प्रीति भी उस ऑटो से बाहर आने लगी, लेकिन वो ऑटो से उतरी ही थी कि उसके पास से गुजर रही एक कार अचानक से वहां रुकी और उसमें से एक आदमी ने बाहर आकर प्रीति के मुंह पर स्प्रे डालकर उसे बेहोश किया और गाड़ी में बैठाकर ले गए। ये सब देखकर आदित्य के जैसे होश ही उड़ गए। उसने गुस्से में वहीं रखी टेबल पर बहुत जोर से अपनी बंद मुट्ठी दे मारी। मुझे लगा ही था कि प्रीति किसी मुश्किल में है, तभी वो अब तक ऑफिस नहीं पहुंची। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर मेहरा, हमें किडनैपर की गाड़ी का नंबर भी मिल गया है और एक आदमी का चेहरा भी इसमें साफ नजर आ रहा है। हम बहुत जल्द प्रीति जी को ढूंढ लेंगे। आदित्य कुछ नहीं बोल पाया, उसे बस प्रीति की फिक्र हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो प्रीति तक पहुंचे। तभी इंस्पेक्टर साहब फिर से बोले, डोंट वरी मिस्टर मेहरा, आपके रुपए बहुत जल्द मिल जाएंगे। भाड़ में गए रुपए, आप बस प्रीति की तलाश करिए। मुझे प्रीति सही सलामत मेरी आंखों के सामने चाहिए इंस्पेक्टर साहब। अगर उसे एक खरोंच भी आ गई और वो आज रात 12 बजे तक मुझे नहीं मिली तो अगले 24 घंटों में आपका इस शहर से किसी पिछड़े हुए गांव में ट्रांसफर तय है। वो ऑटो वाला जिसे आपने प्रीति के घर के बाहर से अरेस्ट किया है, उसे आपने अरेस्ट नहीं किया है बल्कि वो खुद अरेस्ट हुआ है। अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, सिर्फ 24 घंटे। इतना कहकर आदित्य गुस्से में वहां से चला गया। वो गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए मन ही मन बोला, इन लोगों के भरोसे प्रीति को नहीं तलाशा जा सकता आदित्य, क्योंकि ये लोग तो कछुए की स्पीड से काम करेंगे। अगर तू वक्त रहते प्रीति तक नहीं पहुंचा और उसे कुछ हो गया तो तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए तुझे खुद ही प्रीति तक पहुंचना होगा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इधर अविनाश और विवान सूरज के घर पहुंचे। अविनाश ने डुप्लीकेट चाबी से उसके घर का दरवाजा खोला और दोनों अंदर आए। अंदर आते ही विवान ने दरवाजा अंदर से लॉक किया और बोला, तू उस तरफ देख, मैं इस तरफ देखता हूँ। दोनों सूरज के घर की तलाशी लेने लगे। उन्होंने उसके घर का हर एक कोना देखा, उसके घर में मिले सारे पेपर्स चेक किए। विवान को सूरज के कमरे में टेबल की ड्रार से एक पेन ड्राइव भी मिली। वो मन ही मन बोला, इसमें क्या हो सकता है, कहीं कुछ हमारे काम की चीज तो नहीं है। उसने 2 पल सोचा और फिर पेन ड्राइव अपनी पॉकेट में डालकर फिर से तलाशी लेने लगा। उसने सूरज के कमरे की अलमारी खोली और उसके कपड़ों के बीच छानबीन करने लगा। अलमारी में नीचे ब्लैंकेट रखी हुई थी जो उसके पैर की वजह से नीचे फर्श पर आ गिरी। विवान उसे उठाकर फिर से अलमारी में रखने लगा। तभी ब्लैंकेट में से 500 के नोट की गड्डी फर्श पर आ गिरी। नोट की गड्डी देखते ही विवान की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत गड्डी उठाई और अविनाश को पुकारा। रूम के बाहर तलाशी ले रहा अविनाश उसकी आवाज सुनकर अंदर आया। उसने विवान के हाथ में नोट की गड्डी देखी तो हैरान रह गया। मुझे लगता है कि आदित्य भैया सही है अविनाश, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सूरज का हाथ जरूर है। अविनाश उसे एकटक देख रहा था। तभी विवान ने ब्लैंकेट उठाए और उसे हिलाने लगा। हिलाते ही उसमें से कुछ और नोटों की गड्डी गिरी। अविनाश ने सारी गड्डियां उठाए और सोच में पड़ गया। उसे हर वो पल याद आ रहा था जब सूरज ने प्रीति पर उंगली उठाई थी। वो आहिस्ता से बोला, शायद इसलिए ही वो बार बार प्रीति पर इल्जाम लगा रहा था। तभी विवान बोला, एंड आई एम श्योर कि अहाना भी उसके साथ मिली हुई है, क्योंकि वो भी सूरज की ही बोली बोल रही थी और पिछले 2-3 दिनों में सूरज ने फोन पर सबसे ज्यादा बात भी उससे ही की है। मुझे तो लगता है कि ये सारा खेल उस अहाना ने ही रचा है। अविनाश गुस्से में उस पर भड़का, तू पागल हो गया है क्या? इन सब में अहाना को क्यों घसीट रहा है? वो तेरी होने वाली भाभी है, वो अपने ही होने वाले पति के साथ ऐसा क्यों करेगी? वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ, पहले हमें सूरज के खिलाफ पुख्ता सबूत ढूंढने होंगे, क्योंकि सिर्फ इन रुपयों के सहारे हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो ही मुजरिम है। पूरे रुपए नहीं मिले हैं हमें यहाँ से। शायद तू ठीक कह रहा है, चल फिर से तलाशी लेते हैं। विवान ने सिर हिलाया और दोनों फिर से सूरज के घर की तलाशी लेने लगे। तभी अचानक विवान को कुछ याद आया और उसने तुरंत किसी को कॉल किया। इधर आदित्य गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी उसके दोस्त का फोन आया। आदित्य ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो उसका दोस्त बोला, आदि मैंने तुझे इन दोनों नंबरों की डिटेल भेज दी है। तूने अपनी एम्प्लॉय प्रीति का जो नंबर दिया है उस नंबर की लास्ट लोकेशन पनवेल के रास्ते में पड़ने वाले जंगल की है। वॉट? हाँ आदि, पर अब ये नंबर बंद आ रहा है। आदित्य ने तुरंत अपनी गाड़ी पनवेल जाने वाली रोड पर ली
तभी उसका दोस्त फिर से बोला, और हाँ, 3 घंटे पहले सूरज के नंबर की लोकेशन भी वही थी जो प्रीति के नंबर की है। बाकी सूरज पिछले 2 दिनों में कहाँ कहाँ गया है उसकी डिटेल मैंने तुझे मैसेज कर दी है। प्रीति की लास्ट लोकेशन भी भेज रहा हूँ, तू चेक कर ले। थैंक्स है यार। आदित्य के इतना कहते ही उसका दोस्त मुस्कुरा दिया। आदित्य ने कॉल कट कर दी और गाड़ी तेजी से ड्राइव करने लगा। वो गुस्से में खुद से बोला, सूरज, ये खेल जो तुमने चंद रुपयों के लिए मेरे साथ खेला है तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। एक बेकसूर लड़की को तुमने अपने इस घटिया खेल का हिस्सा बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर प्रीति को तुमने कोई भी नुकसान पहुंचाया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इतना कहकर उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। विवान का नंबर देखते ही आदित्य ने गाड़ी की स्पीड कम की और गाड़ी सड़क के किनारे रोककर कॉल रिसीव की। हाँ विवान, कुछ मिला वहां से? हाँ भाई, विवान के घर से 500 के नोटों की बहुत सी गड्डियां मिली हैं और सूरज की कॉल डिटेल में एक नंबर उस ऑटो वाले का भी है जिसे उसने कल 3 बार कॉल किया था। विवान के इतना कहते ही आदित्य ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली, पर फिर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और बोला, विवान, पुलिस को इन्फॉर्म करो और उन्हें लेकर पनवेल के पास वाले जंगलों में पहुंचो राइट नाउ। जी भाई। विवान ने कॉल कट कर दी। आदित्य पनवेल की ओर बढ़ने लगा। इधर सूरज अहाना के कैबिन में पहुंचा और बोला, हम हमारे मकसद में कामयाब हो गए अहाना। आदित्य सर को भी यकीन हो गया है कि ये सब प्रीति ने ही किया है। अहाना मुस्कुरा दी, मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता सूरज। अब कल सुबह होते ही प्रीति को छोड़ देना, पर ध्यान रहे उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि अगर उसे एक खरोंच भी आए तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। जिस तरह उसे ले गए थे ठीक वैसे ही उसे वापस ले आना, समझे? समझ गया, सूरज मुस्कुराते हुए बोला। इधर प्रीति अभी भी वही खुद को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां फिर से वही नकाब वाला आ गया। उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी। प्रीति उसे देखते ही चीखी, कौन हो तुम और जानवरों की तरह क्यों बांध रखा है मुझे? खोलो मुझे। नकाबपोश फिर से उसके पास घुटनों के बल बैठा। लगता है एक बार में बात तुम्हें समझ नहीं आती। कहा ना तुमसे कि कल सुबह तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए बिना कोई सवाल किए चुपचाप बैठी रहो। खाना लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, इसे खाओ और चुपचाप सो जाओ। प्रीति गुस्से में बोली, भाड़ में गए तुम और तुम्हारा खाना, जाने दो मुझे यहाँ से, क्योंकि आदित्य सर अगर मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो बहुत बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। नकाबपोश मुस्कुराया, आदित्य सर हमेशा सही का साथ देते हैं मिस प्रीति ठाकुर, और इस वक्त तुम उनकी नजर में एक चोर हो जिसने उनके 1 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की है। प्रीति गुस्से में उस पर भड़की, बकवास। आदित्य सर को मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। उन्हें अच्छे से पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसलिए ही तो जब अहाना मैम और सूर सर ने मुझ पर उंगली उठाई थी तो उन्होंने किसी की बातों पर यकीन नहीं किया था और सबके खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया था। वो कल की बात थी। आज की हकीकत ये है कि उन्होंने पुलिस को तुम्हें अरेस्ट करने के लिए कहा है। यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लो। इतना कहकर उस नकाबपोश ने प्रीति को एक वीडियो दिखाया जिसमें आदित्य इंस्पेक्टर साहब से उसे अरेस्ट करने के लिए कह रहा था। प्रीति वीडियो देखकर हैरान रह गई। नकाबपोश मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि तुम्हारे आदित्य सर तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा है कि तुम ही चोर हो। इसलिए ही तो उन्होंने तुम्हें अरेस्ट करने का फरमान दिया है। वैसे तुम्हें एक बात और बताऊं। प्रीति उसे एकटक देखने लगी तो नकाबपोश मुस्कुरा दिया, वो ऑटो वाला आज सुबह तुम्हारे घर के बाहर से अरेस्ट हुआ है और उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि उसने जो कुछ भी किया था तुम्हारे कहने पर किया था, और हाँ, तुम्हारे घर से रुपयों का खाली बैग भी मिला है और तुम्हारे इस तरह अचानक से गायब होने से उनका शक और पुख्ता हो गया है। अब पुलिस बड़ी ही शिद्दत से तुम्हें तलाश रही है। ये सब सुनकर प्रीति के पैरों तले जैसे जमीन ही नहीं रही। उसे घबराहट होने लगी और वो परेशान सी जमीन पर इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। नकाबपोश फिर से बोला, तुम्हें आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल तुम आजाद कर दी जाओगी। प्रीति गुस्से में चिल्लाई, और तो ये सब तुम्हारा खेल है। तुमने ही वो रुपए चोरी किए हैं और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया है ना? हाँ, हमने ही ये सब किया है और वो रुपए भी हमने ही उड़ाए हैं, और अब तुम उन रुपयों की हेराफेरी के जुर्म में जेल जाओगी। इसलिए चुपचाप ये खाना खाओ और कल से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो आदमी प्रीति के हाथों को खोलने लगा।
प्रीति उसे देखकर मन ही मन बोली, इस आदमी के बात करने का तरीका काफी हद तक सूरज सर से मिलता है। अब कैसे पता करूं कि ये सूरज सर है या फिर कोई और। वो सोच में पड़ गई। तभी उस नकाबपोश ने प्रीति के हाथ खोलकर कहा, ये खाना खाओ और सो जाओ। कोई चालाकी करने की सोचना भी मत, वरना जान से जाओगी, समझी। प्रीति ने बिना कुछ कहे आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो उस नकाबपोश ने उसके आगे खाने की थाली रख दी। प्रीति चुपचाप खाना खाने लगी और वो आदमी वहीं एक चेयर पर बैठकर अपना फोन चेक करने लगा। प्रीति को अपना फोन भी उस आदमी के हाथों में नजर आ रहा था। वो खाना खाते हुए मन ही मन बोली, कुछ सोच प्रीति, कुछ सोच, तुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा और आदित्य सर को सारी हकीकत बतानी होगी, वरना जिस तरह वो तेरी फैमिली को धोखेबाज समझते हैं वैसे ही तुझे भी धोखेबाज समझेंगे और जिंदगी भर तुझसे नफरत करेंगे। तुझे कुछ भी करके अपने सिर से चोरी का ये झूठा इल्जाम हटाना ही होगा। वो वहां से भागने के बारे में सोचने लगी। उसने खाना खाते हुए उस नकाबपोश की ओर देखा। उसे बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। प्रीति ने कुछ पल सोचा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी खाने की थाली की ओर देखा और आहिस्ता से दाल की कटोरी उठाए और उस नकाबपोश के मुंह पर फेंक दी। नकाबपोश तिलमिला गया। वो अपनी आंखें मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ से उसका और प्रीति का फोन भी जमीन पर गिर गया। वो गुस्से में चीखा, ये क्या किया तुमने? प्रीति ने बिना कोई जवाब दिए जल्दी से अपने पैर खोले और उठकर उस नकाबपोश से दूर खड़ी हो गई। वो नकाबपोश आंखें मलते हुए उसे तलाश रहा था। प्रीति ने अपने आसपास देखा पर उसे सिवाय लकड़ी की कुर्सी के कुछ नजर नहीं आया। उसने कुर्सी उठाए और उस नकाबपोश के सिर पर दे मारी। नकाबपोश चीखता हुआ जमीन पर जा गिरा। प्रीति उसका नकाब हटाने ही जा रही थी कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। एक आदमी अंदर आया और उसने उस नकाबपोश को उठाते हुए पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना सूरज साहब? सूरज का नाम सुनते ही प्रीति के जैसे होश ही उड़ गए, पर उसने खुद को संभाला और आहिस्ता से वहां से भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख वो आदमी जोर से चीखा, ए रुक! सूरज ने भी गुस्से में अपना नकाब हटाया और उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारकर बोला, बेवकूफ इंसान, उसके सामने मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पानी दो मुझे और जाओ जाकर पकड़ो उसे। उस आदमी ने घबराकर उसे वही रखा पानी का जग दिया और बोला, मैं उस लड़की को पकड़ता हूँ। सूरज अपना मुंह धोते हुए जोर से चीखा, जाओ पकड़ो उसे, वो लड़की हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, वरना वो नहीं हम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उसके चीखते ही वो आदमी प्रीति के पीछे भाग गया। प्रीति जंगल की ओर भागी जा रही थी और वो आदमी भी उसके पीछे भाग रहा था। इधर मुंह धोने के बाद जैसे ही सूरज को कुछ दिखाई दिया तो वो भी उठकर प्रीति के पीछे दौड़ा। अंधेरा भी होने लगा था और प्रीति एकदम अकेली थी। उसे डर भी लग रहा था, पर भागने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इधर आदित्य उसकी लोकेशन पता करते हुए उस जगह पहुंचा जहां उसे बांध कर रखा गया था। उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा, पर प्रीति उसे कहीं नजर नहीं आई। उसे खाने की थाली, जमीन पर पड़ी कटोरी के साथ और टूटी हुई कुर्सी के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने परेशान होकर अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर रख ली। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। प्रीति का नंबर देखकर उसके चेहरे पर जैसे चमक सी आ गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। प्रीति तुम ठीक तो हो ना? प्रीति हाँफते हुए बोली, मैं ठीक हूँ सर। तुम हो कहाँ प्रीति? प्रीति ने रोते हुए डरी सहमी नजरों से अपने चारों ओर देखा और आहिस्ता से बोली, सर मैंने कोई चोरी नहीं की और मेरे पास आपके रुपए भी नहीं हैं। मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, पर ये सब सूरज सर ने किया है। प्लीज आप मुझे जेल मत भेजिएगा। शट अप प्रीति, जस्ट शट अप, बकवास बंद करो अपनी और मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त हो कहाँ? आदित्य ने गुस्से में पूछा। प्रीति रोते हुए बोली, पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब? मैं किसी जंगल में हूँ और यहाँ चारों ओर सिर्फ अंधेरा है। मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। बहुत मुश्किल से मैं सूरज सर की कैद से भागी हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्रीति, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम जहाँ भी हो वहां से हिलना मत और अपना फोन ऑन रखना ताकि मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चलती रहे। मैं बस आ रहा हूँ। जी। आदित्य ने कॉल कट किया और अपने दोस्त से प्रीति की लोकेशन पता की। लोकेशन मिलते ही वो प्रीति की ओर दौड़ पड़ा। इधर प्रीति कुछ झाड़ियों के बीच छिपी हुई थी। सूरज और वो आदमी ठीक उसके सामने उसे तलाश रहे थे। घबराहट की वजह से वो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसकी आवाज सूरज तक न पहुंच जाए
इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपना फोन भी साइलेंट पर कर दिया। जब उन्हें प्रीति कहीं नजर नहीं आई तो उस आदमी ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा। लगता है वो यहाँ नहीं है, हमें कहीं और देखना चाहिए। सूरज ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और फिर मुट्ठी खोलकर पलटकर उस आदमी के गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। उस आदमी ने तुरंत अपने गाल पर हाथ रख लिया। सूरज ने गुस्से में अपने दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़ी। अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली और उसने आदित्य सर के पास पहुंचकर मेरी सारी असलियत उन्हें बता दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसलिए अगर अपनी सलामती चाहते हो तो उस लड़की को ढूंढो, समझे। इतना कहकर उसने उसे धकेल दिया और जोर से चीखा, ढूंढो उसे, गो। वो आदमी उठकर प्रीति को ढूंढने के लिए भाग खड़ा हुआ। तभी सूरज के फोन की बेल बजने लगी। उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला पर अहाना का नंबर देखते ही उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम सूरज? अहाना ने पूछा। सूरज ने पलटकर उससे ही सवाल किया, क्यों पूछ रही हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सूरज, साफ साफ बताओ कि कहाँ हो तुम, और प्रीति तो ठीक है ना? उसे भूलकर भी कोई नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि हमें बस उसे उन 1 करोड़ रुपयों की हेराफेरी के इल्जाम में फंसाना है। पर अगर उसे कुछ भी हुआ तो पुलिस और आदित्य सर दोनों ये समझ जाएंगे कि ये सब प्रीति ने नहीं किसी और ने किया है और उसे फंसाने के चक्कर में हम फंस जाएंगे। सूरज गुस्से में चीखा, अरे मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सब, इसलिए मैंने उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। पर अब लगता है कि यही बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, क्योंकि वो लड़की हमारी पकड़ से भाग गई है। वॉट? हाँ अहाना, सूरज ने उसे सब कुछ बताया। उसकी बातें सुनकर अहाना परेशान होकर बेड पर बैठ गई। तभी सूरज फिर से बोला, पर तुम फिक्र मत करो, इस जंगल से निकलना इतना आसान नहीं है, और वो भी रात के समय। मैं उसे ढूंढ लूंगा। अहाना गुस्से में बोली, इडियट, पर अब वो तुम्हारे बारे में सब जानती है, और अगर उसने आदित्य के पास पहुंचते ही उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया तो वो उसकी बातों पर भरोसा जरूर करेंगे और फिर तुम्हें आदित्य से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं नहीं अहाना, हमें कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा कहो, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हारे कहने पर ही किया है, इसलिए भूलकर भी मुझे फंसाने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना, वरना मुझे पल भर नहीं लगेगा तुम्हारा खेल खत्म करने में। मुझे धमकी दे रहे हो सूरज? धमकी ही समझ लो स्वीट हार्ट, क्योंकि अगर मैं फंसा तो तुम भी नहीं बचोगी। तुम्हारे खिलाफ बहुत से प्रूफ मैंने आदित्य सर के कैबिन में छोड़ रखे हैं। मेरा एक फोन कॉल और तुम्हारी असलियत आदित्य के सामने होगी। इसलिए अगर तुम आदित्य सर की दौलत पर ऐश करना चाहते हो तो इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालो, समझी? अहाना ने अपने गुस्से पर काबू किया और बोली, प्रीति को ढूंढो और उसे तब तक आजाद मत करना जब तक मैं ये सब सॉर्ट आउट नहीं कर देती। प्रीति तुम्हारे बारे में जान गई है और अब उसे मुझ पर भी शक होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ उसके खिलाफ बोल रही थी। मुझे इन 1 करोड़ रुपए की चोरी में हमारे इन्वॉल्व होने के सारे सबूत मिटाने होंगे और आदित्य के दिल में प्रीति के खिलाफ शक और गहरा करना होगा ताकि वो प्रीति की बातों पर भरोसा ना करे। पर मुझे इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए प्रीति एक बार हाथ आने के बाद हाथ से ना निकलने पाए। ठीक है, प्रीति के मिलते ही तुम्हें फिर से कॉल करता हूँ। प्रीति को कोई नुकसान मत पहुंचाना सूरज, क्योंकि मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती। एक बार ये 1 करोड़ रुपए की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद मैं उस लड़की का ऐसा इंतजाम करूंगी कि भूलकर भी इस शहर की तरफ का रुख नहीं करेगी। ठीक है, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर मेरे साथ कोई चालाकी मत करना अहाना, वरना मैं खुद आदित्य सर को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। और हाँ, ये गलतफहमी मत पालना कि मैं बस तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। मैं ऐसा सच में कर सकता हूँ। विवान और प्रीति ने उस रोज जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था, जिसे वो दोनों सगाई की रात सबको दिखाने वाले थे, वो वीडियो क्लिप अभी भी मेरे पास ही है, डिलीट नहीं की है मैंने। सूरज के इतना कहते ही अहाना ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। झाड़ियों में छिपी प्रीति ने जब सूरज की बातें सुनी तो वो हैरान रह गई और मन ही मन बोली, हे भगवान, ये सब अहाना मैम ने किया है। उन्होंने आदित्य सर के साथ 1 करोड़ की हेराफेरी करके मुझे फंसाया। इतनी नफरत मुझसे कि मुझे फंसाने के लिए अपने ही होने वाले पति के साथ इतना बड़ा फरेब किया उन्होंने। वो परेशान होकर सोच में पड़ गई। तभी अचानक अंधेरे में उसे अपने पीछे किसी की परछाई नजर आई। प्रीति ने बिना पीछे देखे बस अपनी नजरें घुमाई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वो मन ही मन बोली, कुछ सोच प्रीति, कुछ सोच। तू शहर की लड़कियों की तरह नहीं है, तू तो गांव की वो मजबूत प्रीति है।
जो खुद को बचाने के लिए उस भानु प्रताप से भी भिड़ गई थी, तो फिर ये तो एक मामूली सा गुंडा है। प्रीति ने आहिस्ता से जमीन पर पड़ी मिट्टी अपनी हथेली में भरी और उठकर गुस्से में मिट्टी अपने पीछे खड़े शख्स के मुंह पर फेंक दी। वो आदमी जोर से चीखते हुए अपनी आंखें मलने लगा। प्रीति ने पास पड़ा एक पत्थर उसके सिर पर दे मारा। वो वहां से भाग ही रही थी कि तभी उस आदमी की चीख सुनकर सूरज वहां आ गया। उसे देखते ही प्रीति के कदम रुक गए। सूरज ने उसकी ओर बढ़ते हुए उसे समझाया, देखो प्रीति, ये जो कुछ भी मैंने किया है या मैं कर रहा हूँ, वो बस इसलिए क्योंकि मुझे रुपयों की बहुत सख्त जरूरत आन पड़ी थी और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बस इसलिए मैंने ये सब कुछ प्लान किया था, पर तुम्हें फंसाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि आदित्य सर तुम्हें रुपए विड्रॉ करने भेज देंगे और तुम फंस जाओगी। प्रीति गुस्से में बोली, ये झूठी कहानी आप आदित्य सर के सामने जाकर सुनाएगा सूरज सर, पर फिर कोई फायदा नहीं होना है क्योंकि आदित्य सर एक नज़र में ही आपका झूठ और धोखा पकड़ लेंगे। और रही बात मेरी, तो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि ये सब आपने अहाना मैम के साथ मिलकर किया है और ये सब करने के पीछे आपका और उनका मकसद क्या है ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए ये ड्रामा मेरे सामने तो मत करिए। सूरज ने उसके पीछे खड़े अपने आदमी को इशारा किया और प्रीति से बोला, देखो प्रीति, अगर तुम्हें उन 1 करोड़ रुपयों में हिस्सा चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगा, जितना तुम चाहती हो उतना मिल जाएगा, पर प्लीज आदित्य सर को कुछ मत बताना प्लीज। प्रीति गुस्से में बोली, आदित्य सर को तो अब मैं तुम्हारी और अहाना मैम की असलियत जरूर बताऊंगी। वादा है मेरा आपसे कि जेल में चक्की पीसते नजर आओगे आप। मैंने आदित्य सर को आपकी सारी असलियत बता दी है, वो कुछ देर में यहाँ आते ही होंगे। सूरज के ये सुनकर जैसे होश ही उड़ गए। वो जमीन पर इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर प्रीति के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में फोन देखकर सूरज मन ही मन बोला, ओह गॉड, लगता है इसने सच में आदित्य सर को सब कुछ बता दिया है, अब क्या करूं। प्रीति गुस्से में वहां से जाने लगी, पर तभी सूरज के आदमी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। मौका मिलते ही सूरज ने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से उसका फोन छीनकर बोला, इरादा तो नहीं था तुझे चोट पहुंचाने का, पर अब अगर तुझे जिंदा छोड़ा तो तू मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी और तेरी वजह से मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ जाएगा, इसलिए तुझे अब रास्ते से हटाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। उसने गुस्से में प्रीति का फोन बहुत जोर से एक पेड़ पर दे मारा। फोन टुकड़े में होकर जमीन पर जा गिरा। फोन के टूटते ही सूरज ने अपने दोनों हाथों से प्रीति का गला दबाना शुरू कर दिया, पर प्रीति ने उसके पेट में अपने एक पैर का घुटना दे मारा। वो पेट पकड़कर जोर से चीखा और उसने प्रीति को छोड़ दिया। प्रीति ने अपनी कोहानी पीछे खड़े उस आदमी के पेट में दे मारी जिसने उसे पकड़ रखा था और उसकी पकड़ से छूटकर वहां से भाग खड़ी हुई। सूरज जोर से चीखा, पकड़ उसे, अब वो लड़की इस जंगल से जिंदा बचकर ना जाने पाए। इस लड़की को खत्म करते हैं और रुपए लेकर यहाँ से निकलते हैं। उस आदमी ने सिर हिला दिया और दोनों फिर से प्रीति के पीछे दौड़ने लगे। प्रीति उनसे बचकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी। इधर आदित्य भी उसे पुकारता हुआ जंगल में तलाश रहा था। प्रीति सूरज और उसके आदमी से बचकर बहुत दूर निकल आई थी, पर उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इधर सूरज के कानों में आदित्य की आवाज पड़ी तो उसके कदम रुक गए और वो मन ही मन बोला, लगता है प्रीति ने सच में आदित्य सर को सब कुछ बता दिया है और वो उसे ही तलाश रहे हैं। इससे पहले कि वो उन्हें मिले, मुझे प्रीति तक पहुंचकर उसका काम तमाम करके यहाँ से निकलना ही होगा। इतना कहकर वो फिर से उसे तलाशने लगा। प्रीति भागते भागते बहुत ज्यादा थक गई थी, वो हंफने भी लगी थी, उसकी चाल भी धीमी हो चुकी थी। तभी उसे अपने पीछे सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, इसलिए उसने तेजी से भागना चाहा, पर तभी उसके पैर में कांटा लग गया और खुद को संभालने में वो जमीन पर गिर गई। उसका सिर भी अंधेरे में एक पत्थर से टकरा गया और उसके माथे से खून बहने लगा। उसने उठकर अपने माथे पर हाथ रखा तो उसके सिर से खून बह रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभाला और अपने पैर में चुभे कांटे निकाले। तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती प्रीति, तुझे हिम्मत करके इस जंगल से बाहर निकलना ही होगा। अब तो तेरे पास फोन भी नहीं है, तू आदित्य सर को भी कुछ नहीं बता सकती। अगर वो तेरी मदद के लिए इस जंगल में आ भी गए होंगे तो तुझ तक कैसे पहुंचेंगे? तुझे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। इतना कहकर उसने अपने चारों ओर देखा और फिर से बोली, अंधेरे में तेरे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल है और फिर तू बहुत थक भी गई है।
तुझे आज की रात यही कहीं सूरज सर से बचकर बितानी होगी। सुबह की रोशनी में तू आसानी से इस जंगल से बाहर निकल सकती है। उसने अपना दुपट्टा जैसे तैसे करके फाड़ा और फिर उसे अपने माथे और पैर के तलवे में बांधकर उठ खड़ी हुई। वो वहीं अपने लिए रात बिताने के लिए जगह तलाशने लगी। कुछ देर तलाशने के बाद उसे हल्की सी रोशनी में एक पेड़ नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे वहां सूरज कुछ लोगों के साथ नजर आया। उसके साथ इतने सारे लोगों को देखकर प्रीति की घबराहट बढ़ गई। वो घबराहट में आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी और पेड़ की एक जड़ से जा टकराई। घबराहट में उसके मुंह से चीख निकलने ही वाला थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा दिया और उसे पकड़कर पेड़ के पीछे ले गया। सूरज ने तुरंत उस ओर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। प्रीति ने घबराकर उस आदमी की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और अपने मुंह से उसका हाथ हटाने लगी। तभी उस आदमी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और आहिस्ता से बोला, मैं हूं प्रीति। आदित्य। उसकी आवाज सुनते ही प्रीति की आवाज बंद हो गई और वो अंधेरे में ही उसे एकटक देखने लगी। तभी सूरज अपने आदमियों से बोला, हथियारों के साथ पूरे जंगल में फैल जाओ और वो लड़की जिसके भी हाथ लगे उसे वही खत्म करके इसी जंगल में दफना दो, और जो भी ये काम करेगा उसे मैं 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख की रकम सुनकर सूरज के सारे आदमियों की आंखें खुली की खुली रह गई। और हाँ, आदित्य मेहरा भी इसी जंगल में है, इसलिए जो करो उसकी नजरों से बचकर करना, क्योंकि अगर उसने हम में से किसी को प्रीति के साथ देख लिया तो हमें छोड़ेगा नहीं। ये भी हो सकता है कि कुछ देर में वो यहाँ पुलिस को भी बुला ले, पर पुलिस को चकमा देकर अपना काम कैसे करना है ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बेहतर यही होगा कि अगर आदित्य मेहरा किसी को भी नजर आए तो वो उस पर नजर रखे, ताकि हमें उसके हर मूवमेंट की खबर मिलती रहे। बाकी लोग उस लड़की की तलाश करेंगे और अगर किसी को भी प्रीति या फिर आदित्य सर नजर आए तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करोगे। अब जाओ और जाकर अपने काम पर लग जाओ, जाओ। उसके इतना कहते ही उसके सारे आदमी जंगल के चारों कोने में फैल गए। सूरज भी वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य ने प्रीति के मुंह से अपना हाथ हटाया और उसके चेहरे को छूकर बोला, तुम ठीक हो प्रीति? उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? प्रीति बिना कुछ कहे रोते हुए उसके सीने से लग गई। आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी प्रीति रोते हुए बोली, प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, कोई चोरी नहीं की मैंने। ये सब सूरज सर ने किया है। उन्होंने ही आपके रुपए चुराए और इल्जाम मुझ पर लगा दिया, और वो अकेले नहीं है, उनके साथ। प्रीति ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि आदित्य ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। कुछ मत कहो प्रीति, कुछ मत कहो, क्योंकि मुझे सब पता है। मैं जान गया हूं कि ये सब सूरज ने किया है। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। सूरज को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। प्रीति के रोते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो फिर से उसके सीने से लग गई। आदित्य उसे संभालते हुए बोला, रिलैक्स प्रीति, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। पर प्रीति अभी भी रोए जा रही थी और डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। आदित्य ने अपनी जीन्स की जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। रोशनी होते ही प्रीति ने लाइटर की ओर देखा। धीमी धीमी रोशनी में उसका रोता हुआ चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। आदित्य उसे एकटक देख रहा था। प्रीति ने भी नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। आदित्य ने आहिस्ता से अपना दूसरा हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाया और अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछने लगा। प्रीति का रोना बंद हो गया और वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगी। दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। आदित्य ने प्रीति के माथे पर लगी चोट को छुआ तो वो दर्द से करहा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य भी उसे इस तरह दर्द में देखकर परेशान हो गया और उसकी चोट पर आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारने लगा। प्रीति ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और उसे बड़े प्यार से देखने लगी। तभी सूरज एक आदमी के साथ उस ओर आते हुए बोला, वो लड़की अंधेरे का फायदा उठाकर यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो उसे। आदित्य ने उसकी आवाज सुनकर तुरंत अपना लाइटर बंद कर दिया और इससे पहले कि सूरज की नजर उन पर पड़ती उसने प्रीति की हथेली थामी और वहां से चला गया। उसके जाते ही सूरज का एक आदमी उस ओर बढ़ा जहां कुछ देर पहले आदित्य और प्रीति छिपे हुए थे, पर उसे वहां कोई नहीं मिला। इधर आदित्य प्रीति की हथेली थामे वहां से भाग रहा था, पर प्रीति के पैर में लगी चोट की वजह से वो भाग नहीं पा रही थी। उसने हाँफते हुए आदित्य से पूछा, हम भाग क्यों रहे हैं सर? आप तो इतने हटे खट्टे नौजवान हैं, इन गुंडों को मारिए ना। उसके बातें सुनकर आदित्य के कदम रुक गए और उसने तुरंत उसकी ओर देखा तो वो फिर से बोली, अरे मैं तो एक अकेली लड़की थी, इसलिए डरकर भाग रही थी,
पर आप तो लड़के हैं ना, तो जाए लड़िए उनसे और एक एक करके उन सारे गुंडों और सूरज सर की धुलाई करिए। आदित्य गुस्से में बोला, लगता है तुम्हारे दिमाग में मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल की फिल्मों का भूत सवार है, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि मैं ना मिथुन चक्रवर्ती हूँ और ना ही सनी देओल, इसलिए मुझे कोई शौक नहीं है इन गुंडों से भिड़ने का, समझी तुम। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये बॉडी बस आपने लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई हुई है? गुंडों का मुकाबला करना आपके बस की बात नहीं है। शट अप प्रीति, अपनी बकवास बंद करो। आदित्य मेहरा कभी किसी से नहीं डरता। मुझे इन जैसे गुंडों से निपटना बहुत अच्छे से आता है। तुम मेरे साथ हो, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में डालने का रिस्क नहीं ले सकता, और खास तौर पर तब जब हम दोनों रात में इस जंगल में हैं, समझी तुम। इसलिए अपनी बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। पर प्रीति एक पत्थर पर बैठ गई और उसकी ओर देखकर बोली, पर मैं चलूं कैसे? बहुत थक गई हूँ, अब तो मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, पैर में चोट लगी है मेरे। आदित्य उसके पास आकर बोला, पर प्रीति, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, वो लोग कभी भी यहाँ आ जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मैं सच में नहीं चल पा रही हूँ सर, बहुत थक गई हूँ, और मेरे पैर में सच में चोट भी लगी है, देखिए। इतना कहकर प्रीति ने अपना पैर आगे कर दिया, पर आदित्य को अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आया। तभी प्रीति फिर से बोली, मैं सच में नहीं चल सकती, इसलिए तो आपके यहाँ आने से पहले मैंने ये तय कर लिया था कि सुबह होने तक मैं यहीं कहीं जंगल में रात बिता लूंगी और फिर सुबह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करूंगी। आदित्य मन ही मन बोला, प्रीति ठीक ही कह रही है, हम जंगल में बहुत अंदर आ गए हैं, रात में यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है, हमें यहीं कहीं रुकना होगा। लेखिका कविता वर्मा।